दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या है एलविश यादव का पूरा केस? क्या एलविश यादव के ऊपर एनडीपीएस एक्ट को लगाया गया है और कैसे होता है सांप के जहर का नशा, और क्यों मीडिया के अंदर एलविश यादव के माता पिता का एक पूरा मीडिया ट्रायल एक रूप में दिखाया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और कौन कौन सी धाराओं के तहत अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस पूरे केस की शुरुआत नवंबर 2023 से होती है। पीपल्स फॉर एनिमल्स नामक एक एनजीओ जो मेनका गांधी जी का है, उससे जुड़े हुए ही कुछ व्यक्तियों ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी एलविश यादव के इस पूरे मसले को लेकर। साथियों, उस कंप्लेंट में ये कहा गया था कि एलविश यादव अपनी वीडियो के शूट्स के लिए लाइव स्नेक्स और स्नेक वेनम्स का यूज करता है और उनकी शूटिंग जो की जाती है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो फार्म हाउसेज हैं उन पर उसकी पूरी शूटिंग को किया जाता है। साथ ही साथ साथियों, एलविश यादव पर इस कंप्लेंट में यह आरोप भी लगा कि एलविश यादव रेव पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने का भी काम करता है। साथियों, इस कंप्लेंट को दर्ज कराया था गौरव गुप्ता ने। गौरव गुप्ता जो हमने एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स का आपके साथ जिक्र किया, उसी के साथ जुड़े हुए गौरव गुप्ता का साथियों सीधे तौर पर यह कहना है कि एक स्पाई के जरिए, एक जासूस के जरिए उन्होंने एलविश यादव के साथ संपर्क बनाया और उन्होंने कहा कि नोएडा के अंदर एक रेव पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के संबंध में उनसे बातचीत की। और उसके बाद साथियों, एक शेवरॉन बैंक्वेट हॉल जो नोएडा सेक्टर 51 में स्थित है, उसमें राहुल नाम का एक व्यक्ति आता है और उनके साथ 4 लोग और होते हैं और उनके पास सांप और स्नेक वेनम देखते ही गौरव गुप्ता नोएडा पुलिस को और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इसकी पूरी जानकारी दे देते। जिसके बाद साथियों, गौरव गुप्ता की कंप्लेंट पर नोएडा पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है और वह एफआईआर लगभग 6 लोगों के खिलाफ होती है। 6 में से 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो छठा व्यक्ति एलविश यादव है उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। साथियों, जब 5 लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो स्नेक और स्नेक वेनम से जुड़ी हुई चीजें वहां से सीज भी पुलिस के द्वारा की जाती हैं। एक बार उस पर भी हम नजर डालते हैं। साथियों, पुलिस ने 20 एमएल स्नेक वेनम को सीज किया, 5 कोबरा सांपों को वहां से सीज किया और 1 पाइथन को सीज किया और 1 रेड स्नेक को सीज किया और दो मुहे सांपों को भी पुलिस ने वहां से जब्त किया। साथियों, इन 6 के 6 एक्यूज्ड के ऊपर आईपीसी की धाराओं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मैटर के अंदर एलविश यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 17 मार्च 2024 को एलविश को इस मुद्दे के अंदर गिरफ्तार किया गया और उससे पहले इस पूरे केस से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके चलते पूछताछ के लिए एलविश यादव को 2 बार बकायदा बुलाया जा चुका था और 17 मार्च को भी उस इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के रूप में ही एलविश यादव को बुलाया गया था और उसके बाद एलविश यादव की इस पूरे स्नेक वेनम के केस के अंदर गिरफ्तारी 17 मार्च को हो जाती है। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसके बाद से कई बार पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि एलविश को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर पुलिस के अधिकारियों ने खुले तौर पर यह कहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की वेट कर रहे थे और उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट एक बड़ी ही महत्वपूर्ण थी और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की और 17 तारीख को एलविश यादव को गिरफ्तार किया। शुरुआत में जब 17 मार्च को साथियों एलविश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसका भी जो आधार बनी थी वो फोरेंसिक रिपोर्ट ही बनी थी और उस पर पुलिस का एक खुले तौर पर कहना है कि जो पूछताछ की गई थी उस पूछताछ में बहुत से ऐसे सवाल थे जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एलविश नहीं दे पा रहा था और बहुत सी चीजों को एलविश ने सिरे से उस इन्वेस्टिगेशन में नकार दिया और कुछ इल्जामों को एलविश ने एक्सेप्ट भी किया, जिसके बाद पुलिस ने एलविश की गिरफ्तारी की। अब साथियों, यहीं से अगला सवाल आता है कि क्या इस पूरे मसले के अंदर आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या उसमें एनडीपीएस की धाराएं भी अब एलविश यादव के ऊपर लगा दी गई? साथियों, तो ये बात सच है कि एनडीपीएस एक्ट भी अब इस पूरे केस के अंदर शामिल हो चुका है। साथियों, एनडीपीएस का जो पूरा एक्ट है वो बनाने का उसका पर्पस यही था कि नशीले पदार्थ का आदान प्रदान करना, यानी कि उसकी सेल परचेज को करना, उसको कंज्यूम करना और उसको रखना, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एनडीपीएस एक्ट बनाया गया था। और एलविश के इस पूरे स्नेक वेनम के केस के अंदर एनडीपीएस अब खुले तौर पर रोल प्ले कर रहा है और कई धाराएं एनडीपीएस की भी एलविश के ऊपर लगा दी गई है। साथियों, 20 मार्च को जब एलविश को कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद एनडीपीएस की कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है और संशोधन किया गया है और वो बदलाव करने का कारण ही पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि उनसे कुछ टाइपिंग एरर एनडीपीएस एक्ट को लेकर हो गए हैं, जिसके बाद से लगातार ये भी न्यूज में आ रहा है कि अब एनडीपीएस एक्ट को पूर्ण रूप से इस केस से हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ धाराओं में बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन इस स्नेक वेनम के एलविश के केस पर एनडीपीएस का एक्ट अभी भी लगा हुआ है। तो साथियों, वो धाराओं में क्या बदलाव हुआ है एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं।
साथियों, वर्तमान के अंदर एनडीपीएस का जो एक्ट लगा है उसकी धारा 8/22, 29, 30 और 32 ये 4 धाराएं एनडीपीएस की एल्विश के ऊपर लगाई गई हैं और कोर्ट ने यह आदेश किया कि एनडीपीएस का सेक्शन 27 और 27A अब एनडीपीएस का एल्विश के इस पूरे केस पर नहीं लगे। साथियों, एल्विश का ये पूरा केस अब आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनडीपीएस तक नहीं रुक रहा है। अब ये मसला नोएडा से निकलकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भी जा चुका है। साथियों, गौरव गुप्ता जिनकी कंप्लेंट के ऊपर इस पूरे केस की एफआईआर दर्ज हुई थी, गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता, दोनों ने मिलकर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर भी एक अब पीआईएल दाखिल कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एल्विश के फैन है, उसके समर्थक हैं, जिसको सोशल मीडिया पर अक्सर एल्विश आर्मी कहकर बुलाया जाता है, उससे उनको लाइफ थ्रेट है, जिसके आधार पर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर भी एक पीआईएल अब दाखिल कर दी गई है, जिसको लेकर हरियाणा के डीजीपी को कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि इस पूरे मसले के ऊपर क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट वह माननीय हाई कोर्ट को दे। साथियों, जब से ये पूरा केस चर्चाओं का विषय बना है उसके बाद से इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि ये पूरा सांप का जो नशा है ये किस तरीके से फल फूल रहा है, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि कई बड़ी सिटीज के अंदर। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर जो युवा है वो लगातार नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। साथियों, ड्रग्स और शराब तक ये बात नहीं रुक रही है, अब स्नेक वेनम जैसे जो जहरीले सांप है उनके जहर को भी एक नशे के रूप में उपयोग अब किया जा रहा है। साथियों, इस पूरे मैटर के अंदर एल्विश यादव के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो तो कोर्ट तय करेगा कि वो कितने सच हैं और कितने झूठे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये नशे का व्यापार बन रहा है उस पर हमें समझने की जरूरत है कि ये पूरा मसला अब किस दिशा में जा रहा है और हमारे युवाओं को किस तरीके से भटकाने का काम कर रहा है। साथियों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सांप का जो जहर उससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसके बावजूद सांप के जहर को एक नशीले पदार्थ के रूप में किस प्रकार यूज किया जाता है। साथियों, सांप का जो जहर है उसकी गोलियां और पाउडर में कन्वर्ट कर उसको कुछ केमिकल्स के जरिए उसका जो जहरीलापन है उसको कम किया जाता है और उसके बाद उन गोलियों को और उस पाउडर को नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि जीभ पर सांप का डायरेक्ट डंक मरवाकर भी इस नशे को किया जाता है। अब साथियों, जब डंक मरवाने का काम किया जाता है उससे पहले इन जहरीले सांपों को एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो सांप है उसके जहर का जो जहरीलापन है उसको कम किया जा सके और व्यक्ति को नशा हो लेकिन मृत्यु ना हो। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से शराब और ड्रग्स के शरीर के ऊपर बड़ी हानि और कई बीमारियों को जन्म देती है, उसी तरह सांप के जहरों का नशा भी हमें पैरालाइज भी कर सकता है और हार्ट अटैक भी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेट्रो सिटीज के अंदर और कई बड़े शहरों के अंदर रेव पार्टीज का जो कल्चर बन रहा है उसके साथ साथ ये नशे का व्यापार भी लगातार बढ़ता जा। साथियों, लंबे समय से हम देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब के ऊपर जब से ये पूरा रोस्ट कल्चर की शुरुआत हुई है उसके बाद से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को या वो अन्य किसी इंडस्ट्री में के हों, उनके बीच कंट्रोवर्सीज के जरिए ही एक फेम कमाने की होड़ लग चुकी है। साथियों, एल्विश यादव के पास फेम था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और जिस राह पर चलकर वो फेम कमाया गया था कहीं ना कहीं आज वही उनके लिए एक समस्या जरूर खड़ी कर रहा है। साथियों, बॉलीवुड में हमने देखा किस तरीके से सुशांत सिंह की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती हो या आर्यन खान का ड्रग्स का मसला हो, इन प्रकार की सभी कंट्रोवर्सीज के ऊपर जो रोस्टिंग वीडियोस यूट्यूब के ऊपर गई उसके बाद से बहुत से लोगों ने एक फेम कमाया, अपना एक फैन बेस यूट्यूब के ऊपर खड़ा किया। साथियों, जो इल्जाम बॉलीवुड पर लगते थे एक नेगेटिव पीआर के माध्यम से खुद को बड़ा बनाने की, अब कहीं ना कहीं यूट्यूब भी उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है। साथियों, 20 मार्च को जब एनडीपीएस की धाराओं में बदलाव किया गया उसी समय इस केस को लेकर 2 अन्य व्यक्तियों की ओर नोएडा पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। उसमें एक व्यक्ति ईश्वर है जिनको बताया जा रहा कि वे बैंकेट हॉल चलाते हैं, और जो दूसरे हैं वो विनय है जो एल्विश यादव के दोस्त हैं। तो मीडिया में भी उन्होंने खुले तौर पर एक्सेप्ट किया कि वे एल्विश के दोस्त हैं और पुराने कई फोटो ऐसे हैं कि विनय एल्विश यादव के साथ नजर जरूर आते हैं। और जब गिरफ्तारी के बाद मीडिया से उनसे सवाल पूछ रही तो ईश्वर ने खुले तौर पर यह कहा कि मैंने आज तक एल्विश को नहीं देखा है और मैं गरीब आदमी हूं और टेंट का काम करता हूं। साथियों, एल्विश लगातार विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर कोई शक नहीं है कि एल्विश के पास एक बड़ा फेम जरूर था। एल्विश ने एक फेम जो है उसको कमा लिया। साथियों, लेकिन एल्विश ने उस फेम को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर तो कमाया था, लेकिन साथ के साथ यूट्यूब के ऊपर जो अलग अलग क्रिएटर्स को और लोगों को रोस्ट करने का जो कॉन्सेप्ट आया उसके तहत भी एल्विश ने काफी फेम कमाया था। जब बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा था,
उस पर भी एल्विश ने बहुत सी रोस्टिंग वीडियोस बनाई कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी और वो बातें सुन के ना मेरे को इतना अच्छा लगा, यार क्या गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी ना साड़ी पैदा होती बिल्ली ठाले। उसके बाद आर्यन खान का जो केस चल रहा था उस पर भी बहुत सारे रोस्ट ना सिर्फ एल्विश ने बल्कि अन्य कई यूट्यूबर्स ने भी बनाए कि भाई हमारा आर्यन खान भैया फंस गए हैं, उनके पास जो जो चीज मिली है वो बहुत ज्यादा इलीगल है। और उसके बाद ध्रुव राठी के साथ भी एल्विश की एक बड़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली। साथियों, जब रिया चक्रवर्ती का केस था और जब आर्यन खान का ड्रग्स का केस चल रहा था उस समय भी मीडिया ने उनको एक तरह से गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था, बावजूद इसके कि कुछ दिनों बाद दोनों ही मसलों के अंदर कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। साथियों, यूट्यूब के ऊपर जो पूरा रोस्टिंग करने का एक कल्चर शुरुआत हुई उसके कारण ही कहीं ना कहीं बॉलीवुड के ऊपर जो इल्जाम लगते थे एक तरह से नेगेटिव पीआर करने के, अब वह यूट्यूब के ऊपर भी कई बड़े सवाल जरूर खड़ा करता। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा रोस्टिंग कल्चर आया उसके बाद से हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो वाद विवाद हैं वो तेजी से बढ़ने लगे, यूट्यूबर्स एक दूसरे को पोक करने लगे, उसके बाद से कंट्रोवर्सीज के जरिए ही एक फेम कमाने की जो होड़ है वो भी शुरू होने लगी। हाल ही में साथियों, एल्विश और मैक्सटर नाम के एक यूट्यूबर के बीच भी हमने देखा किस तरीके से झगड़ा हुआ और उसके बाद हमने देखा कि रजत दलाल और राजवीर के बीच भी एक नया फसाद सोशल मीडिया के ऊपर खड़ा हुआ, जिसके बीच में झज्जर पुलिस ने जब इंटरवीन किया उसके बाद ही वो पूरा मैटर शॉर्ट आउट हो पाया। साथियों, इसी बीच में एल्विश को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई जब वो एक चैरिटी मैच खेल रहे थे, उसमें उन्होंने मुनव्वर फारूकी को गले लगा लिया तो उनको फेक हिंदू कहकर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया गया। साथियों, जब मुनव्वर फारूकी को लेकर एल्विश को ट्रोल किया गया तो जिस राह पर चलकर एक फेम उन्होंने कमाया था और बार बार वो इस बात का जिक्र करते थे कि लेफ्ट विंग उनका विरोध कर रहा है क्योंकि वो हिंदू और सनातन धर्म और गाय की बात करते हैं, उसके बाद ही जो एल्विश और मुनव्वर फारूकी को जब गले लगाने की पिक्चर सोशल मीडिया पर आई तो उसके बाद ही एल्विश को इस मसले को लेकर ट्रोल किया गया। यानी कि साथियों, एल्विश का जो पूरा ये ग्राफ है, फेम का जो ये पूरा ग्राफ है, ये कंट्रोवर्सीज के इर्द गिर्द घिरा हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है। लेकिन साथियों, एल्विश के साथ हमारे किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति और जिस दौर से उनके माता पिता गुजर रहे हैं और मीडिया जिस तरीके से उनके माता पिता का एक ट्रायल कर रहा है और इतने संवेदनशील विषय पर जब किसी का जवान बेटा जेल में होता है उस समय पर मीडिया जिस तरीके से उनके माता पिता से सवाल कर रहा है, तो ये हमारी सहानुभूति भी एल्विश के साथ जरूर रखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी केस के अंदर कोई भी गुनाह करता है तो उसमें उसके माता पिता का कोई रोल नहीं होता है और वर्तमान के अंदर कोई गुनाह अभी प्रूव नहीं हुआ है, ये सारा कोर्ट का मसला है। उसके बावजूद भी एल्विश के माता पिता के साथ मीडिया जो व्यवहार कर रही है वो चिंता का विषय सभी के लिए है। क्योंकि हमने देखा कि पहले भी बॉलीवुड के भी जब केस आते थे तो मीडिया इसी तरीके से मीडिया ट्रायल कर कर कोर्ट के जजमेंट आने से पहले ही जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं उसको गुनहगार साबित करने का काम अक्सर करता रहा है। साथियों, इसी बीच हमें यह भी समझना होगा कि एल्विश का जो एक फेम का जो उछाल था उसमें राजनीतिक दलों का भी एक बड़ा हाथ जरूर था। साथियों, राजनीतिक रूप से एल्विश के फेम को उपयोग करने का काम कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जाने लगा। उससे एल्विश के फेम में एक बड़ा उछाल तो जरूर आया, लेकिन उसी फेम के कारण और उसी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के कारण एल्विश भी कहीं ना कहीं अब राजनीति का ही शिकार हो गए हैं। बढ़िया। हाँ, वैसे हम तो भाई अखिलेश के सपोर्टर है भाई, यादव बिरादरी जिंदाबाद कर रखी है हमने पूरे यूपी में, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। साथियों, अंत में सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस पूरे केस के अंदर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और इस पूरे मैटर को कोर्ट का नतीजा आने तक किसी भी प्रकार का मीडिया ट्रायल ना तो एल्विश का किया जाना चाहिए और ना ही एल्विश के माता पिता को असंवेदनशील सवाल पूछकर परेशान किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये थे पूरे एक डिटेल एल्विश याक के केस से जुड़े हुए मसले की। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।